जैसे आज आप लिख लो कि मैं बोर्ड्स में 95 प्लस लेकर आऊंगा या लेकर आऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि लिखना है भाई, उसके लिए दबा के मेहनत करनी पड़ेगी। ये ह्यूमैनिटीज वाले बालक है, मतलब आप ये समझ लीजिए ह्यूमैनिटीज के होते हुए भी उनको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में। तो इनको बड़ा इंटरेस्ट सा जागा, अरे भाई बड़े बेवकूफ लोग हैं यार, बता ही नहीं पा रहे ये क्या है। आइए हम देखते हैं जरा। हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, इस चैनल पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? डिटेल्ड वन शॉट्स, लॉन्ग आवर मैराथन्स, यानी अभी हाल ही में हमने 1 जनवरी को 9 आवर्स का मैराथन लिया। यूं समझ लीजिए कल सुबह भी 11 बजे एक मैराथन है 8 जनवरी को। ये सारी जो अपडेट्स है, ये सब चीज यानी PYQs जो इस चैनल पे हो रही है, जो आपके ये सीरीज है, जो ये आधे घंटे में चैप्टर कवर करा रहा हूं, इसमें 4 चैप्टर रह गए थे, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स, वो करेंगे। ये सब अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स पर मिलती है। तो आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहां से आपको ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स, नोट्स, लिंक, सब चीज यहीं से मिल रही होती है। राइट बच्चा पार्टी, अब सबसे पहले बात आती है बेटा कि हमें ये चैप्टर करना है। इस चैप्टर के करने से पहले आपको बता दूं बेटा यार, चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा हमें आप सपोर्ट करिए और हमें एक बड़ी फैमिली बनाइए। क्योंकि मैं चाहता हूं, हमारा एक छोटा सा टारगेट है, वो टारगेट ये है कि बोर्ड एग्जाम से पहले हम मिनिमम 50,000 सब्सक्राइबर पे खड़े हो। ये हमारा एक टारगेट है, बात समझना बेटा। देखो, जब हम एक पेपर पे कुछ लिखते हैं ना, जैसे आज आप लिख लो कि मैं बोर्ड्स में 95 प्लस लेकर आऊंगा या लेकर आऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि लिखना है भाई, उसके लिए दबा के मेहनत करनी पड़ेगी। कल रात को एक सैंपल पेपर लिया मैंने लाइव, 9 से 12 तक, रिकॉर्डेड नहीं डाला मैंने, उसको लाइव लिया और करीब 4,500 बच्चे उसको अब तक देख चुके हैं। आज भी एक सैंपल पेपर है रात को 9 बजे। तो ये मेहनत जो चल रही है ना, उसके बाद तो मैं लिख सकता हूं ना पेपर के, उसके बाद तो मैं एक्सपेक्टेशंस रख सकता हूं ना भाई। ठीक है, चलो तो टॉपिक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, आइंस्टाइन थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और फोटोन, ये आप देख पा रहे हो। ये टॉपिक्स हम करेंगे यहां पर। सबसे पहले मेटल्स के अंदर मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट बच्चा पार्टी, लूजली बाउंड होते हैं, ऐसा नहीं कि खुद से ही निकल जाएंगे, कुछ बाहर से एक्साइटेशन या एनर्जी देनी पड़ेगी उनको निकालने के लिए। इसका डिटेल लेक्चर भी अवेलेबल है, आपको डिटेल चाहिए तो नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूंगा। ये हम आधे घंटे में कवर कर रहे हैं फिलहाल इस वाले पेज में। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन एमिशन। सर इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे कैसे? अलग अलग मेथड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के। जैसे पहला मेथड है थर्म आयोनिक एमिशन। थर्म आयोनिक एमिशन का क्या मतलब है कि आप वो जो मेटल है हमारे पास, उसको आप हीट कर दो। जब आप मेटल को हीट करते हैं तो उसकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, जो सरफेस बैरियर होता है वो उसको तोड़ देते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। थर्म मानी टेम्परेचर, थर्म मानी हीट, ये जो नाम से आया ना थर्म, थर्म मानी हीट। आप इसको हीट दे रहे हैं तो फिर उसके बाद ये आपका बाहर निकल जा रहा है। गॉट इट गाइस? दूसरा है फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन। सर ये क्या है, ये फील्ड एमिशन या कोल्ड कैथोड एमिशन? अगर आप इसी मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करता है। आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। सो दैट इज फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन। लेकिन एक्चुअल में ये मेथड थोड़ा सा डेंजरस होता है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। बात समझ में आ रही है? हम इसको अवॉइड करते हैं, लेस एफिशिएंट मेथड होता है। मेन जो चीज हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाल रहे हैं मेटल के सरफेस पर और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट हो रहे हैं। ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अब हम इसी को तो पढ़ना है, मेन तो चैप्टर इसी के बारे में। एक और होता है बेटा सेकेंडरी एमिशन। एक और होता है बच्चे सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है? अगर आप देखते हो
तो एक मतलब जैसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, आया और इस मेटल के आयन को टकराया, ठीक है ना, इसके इलेक्ट्रॉन को टकराया, तो उसने अपनी एनर्जी उसको दे दी और ये आगे निकल गया। समझ में आ रही है बात? सो दैट इज, वो जैसे खो खो वाला गेम नहीं होता, बड़ी तेजी से एक बंदा आता है, कहता खो, खुद बैठ जाता है और फिर वो आगे निकल लेता है। सेम कॉन्सेप्ट आपका सेकेंडरी एमिशन हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बड़ा सिंपल सा है यार, कुछ एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेटल के ऊपर जब आप कुछ फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन देते हो, उस रेडिएशन की कुछ एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को निकालता है। एक्चुअल में हर एक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाती, हर एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाती। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी या एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ती है जितनी उसको रिक्वायर्ड होती है बाहर निकलने के लिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है ना मतलब एक ही एनर्जी पे निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो यार ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था, इसने भी सेम कॉन्सेप्ट किया, यूवी लाइट डाली, ठीक है ना, एक जिंक प्लेट पर, और आगे इलेक्ट्रोस्कोप था। ये तो बेसिकली मतलब अगर आप देखोगे तो आप वहां पर देखते हो, इन्होंने बोला कि सर मेटल से ना कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल निकल रहे हैं, जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन्स बोला। ये नॉर्मल से सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, अपने को पढ़ना क्या है, कहां से क्वेश्चन आएगा, वो यही से क्वेश्चन आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आया? मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उसके ऊपर इंसिडेंट करा रहे हो ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही है? और ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, ये कौन निकाल रहा है? ये लाइट एनर्जी निकाल रही है, तो इसलिए हम इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसलिए हम इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर है, इससे पिछले 10 चैप्टर देखना, एक चैप्टर में भी ऐसा नहीं है कि मैंने स्लाइड खोल के दिखाओ और बोला हो, वहां पर न्यूमेरिकल होता है, प्रॉपर लिख के करा है, खोल एक चैप्टर में भी स्लाइड लिख के नहीं करा है। समझ में आया कि नहीं आया? खैर, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है भाई? बड़ी सिंपल सी बात है, सोर्स है, वहां से रेडिएशन आया, ये एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, मतलब इसको अगर आप एनर्जी दोगे, लाइट एनर्जी दोगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। भाई यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले और इस वाले प्लेट ने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो आपका एब्जॉर्ब कर लिया, कलेक्ट कर लिया, इसको कलेक्टर बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो वहां पे करंट भी दिखेगा, दैट करंट इज बेसिकली नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता है, मेन इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा अभी आइंस्टाइन्स के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले कॉन्सेप्ट में। पर उससे पहले आपको दो चीजें समझनी है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भैया अगर लाइट की इंटेंसिटी है तो क्या? बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है। आप जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे लाइट की, यानी इंटेंसिटी मानी नंबर ऑफ फोटॉन्स जो टकराने हैं वो बढ़ रहे हैं एक सेकेंड में, तो जितने ज्यादा फोटॉन्स बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस है इलेक्ट्रॉन से टकराने के, यानी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने के चांसेस है। तो आप जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं लाइट की, वैसे वैसे एक सेकेंड में फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने का नंबर बढ़ता जा रहा है। So number of photoelectrons emitted per second is proportional to the intensity of radiation, is proportional to the intensity of incident radiation. क्या मेरी बात समझ में आ रही? मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको प्रॉपर हैंड रिटन चाहिए तो उसका डिटेल्ड लेक्चर नीचे दे रखा है, वो देख लेना भाई। मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाता और मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, ठीक है ना? हाँ, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बड़ी सिंपल सी बात है यार। अब आपने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे बढ़ाओगे? आपने एक पोटेंशियल है बाहर से, तो आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है। मतलब क्या हो रहा है बेसिकली? मतलब यहां से जो आप देख पा रहे हो, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना। एनोड पोटेंशियल हमने बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन्स निकले। एक समय आएगा जब यहां से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये कलेक्ट कर चुका होगा, अब उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो निकलेंगे कहां से? तो वहां पर सैचुरेशन पहुंच जाता है करंट का, यानी मैक्सिमम करंट की वैल्यू अटेन हो जाती है।
अब हमने क्या किया, वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या ऐसा होगा तो करंट कम होगा, हाँ होगा। करते 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 हमने उसको जीरो करा, लेकिन करंट हमारा तब भी कम नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ। हमने आपका एनोड पोटेंशियल जो था उसको जीरो करा, लेकिन करंट हमारा जीरो तब भी नहीं हुआ। तो हमें पोटेंशियल को रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाना पड़ा, ठीक है ना। और हमने देखा एक जगह पर, एक गिवन पोटेंशियल पर वो करंट हमारा जीरो हुआ, एंड दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब ये बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन, फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था, वो बढ़ रहा था, उसकी स्पीड बढ़ रही थी पहले, जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ा रहे थे। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल कम करेंगे वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाएगी। लेकिन उसकी स्पीड जीरो जो है ना, वो आपकी, जब पोटेंशियल जीरो हो गया तब उसकी स्पीड जीरो नहीं हुई। उसकी स्पीड जीरो तब हुई जब वो पोटेंशियल को नेगेटिव डायरेक्शन में भी थोड़ा बढ़ाना पड़ा, और उसको बोला गया स्टॉपिंग पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल भी बोल सकते हो। उसको क्या बोला गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर आप नेगेटिव पोटेंशियल भी बोल सकते हो। असल में आपको पता है, देखिए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी तो एनर्जी है, और वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। वर्क डन भी क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो यहां पर आपका E इंटू वी नॉट होगा। भैया जो इलेक्ट्रॉन की फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था उसको रोका किसने, वी नॉट पोटेंशियल ने, तो इसलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसकी किसके बराबर हो गई, ई वी नॉट के बराबर हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल है। आप अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर मैंने ये लिख दिया, ये इक्वेशन मैंने आपको दे दिया। अब फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, एक बार हमें वो भी देखना है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, देखो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे इंसिडेंट रेडिएशन की, जैसे जैसे आप इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, तो आप ये समझ लीजिए एनर्जी बढ़ती जा रही है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है अब ज्यादा तेजी के साथ निकलेगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी। उसको रोकने के लिए मुझे पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ेगा रिवर्स डायरेक्शन में। तो यहां पर अगर आप देखोगे, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये थोड़ा ज्यादा और ये थोड़ा ज्यादा, सैचुरेशन करंट सेम ही है। तो जैसे जैसे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है, समझ लेना रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसका मतलब सर एक चीज है, एक सेकंड में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उस पर तो डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रही है? यानी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाओ चाहे कम करो, उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल या फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल या फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना है ही नहीं। मान लो आपने लाखों फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब फोटॉन्स दे दिए, आपने बहुत ज्यादा इंटेंसिटी दे दी एनर्जी की, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन को निकालना है उस फ्रीक्वेंसी से मैच ही नहीं करती, तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं निकलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी आप चाहे इंटेंसिटी चाहे आप कितनी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं निकलेंगे, तो करंट कहां से होगा? तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें दो चीजें समझ में आती है यहां पर। वो ये कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब कब बढ़ रही है, जैसे जैसे आप इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन इंटेंसिटी पे उसका कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा बच्चे, दूसरा ये भी है कि सर फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। सर जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ता चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब इसने हमें एक और चीज बोली। मैंने आपको क्या बोला था? इसने हमें बोला कि सर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मेरे को मेन जो पढ़ना है वो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, वही है 10 मिनट का टॉपिक, उसके बाद चैप्टर में कुछ है ही नहीं। सर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इन्होंने कहा कि सर अगर आपको किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते। उसके लिए हर एक मेटल के लिए एक सुटेबल अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी उसको आपको मिनिमम देनी पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर आप उससे कम फ्रीक्वेंसी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। सर तो ज्यादा देंगे तो इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा और जो बाकी एनर्जी रह जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यही कहानी थी आइंस्टाइन की। देखिए क्या बोला इन्होंने, फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यही मैंने बोला, अभी ग्राफ बनाया मैंने आपको।
है ना, और जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा करंट। गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए एक मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, इंटेंसिटी चाहे कितनी ज्यादा होगी, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जस्ट मैंने अभी आपको बताया। और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है उनका। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ये एक बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मानी टाइम गैप जो है वो 10⁻⁹ सेकंड से भी कम है। फोटोन आया, टकराया, इलेक्ट्रॉन निकला, इस पूरे प्रोसीजर में 10⁻⁹ सेकंड से भी ज्यादा कम टाइम लगता है। तो आइंस्टाइन की थ्योरी क्या आई? आइंस्टाइन ने कहा सर ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ये दो पार्टिकल्स का इंटरैक्शन है, एक तो लाइट एनर्जी वाला फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ही ये टकराते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल के तो वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है। उन्होंने कहा सर ये जो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये बंधा हुआ है और इसको कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है तभी जाके ये निकलेगा, अदरवाइज उससे पहले नहीं निकलेगा। और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। एनर्जी इज एच न्यू, तो वर्क फंक्शन हो गया एच न्यू नॉट, जहां पर न्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जहां पर न्यू नॉट होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करता है तो एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, अगर आप ध्यान से देखोगे सर यहां से एनर्जी आया मेरा और ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, कुछ एनर्जी तो इसको निकालने में लग गया यानी वर्क फंक्शन में लग गया, और जो बाकी एनर्जी रह गई उसने इसकी काइनेटिक एनर्जी में पार्टिसिपेट किया। यानी वो यूं कह रहा है हमसे, यानी आइंस्टाइन भैया हमसे ये कह रहे हैं कि सर आपकी जो एनर्जी है, सर आपकी जो एनर्जी है वो पार्टली तो वर्क फंक्शन यानी उसको निकालने के काम आ गई, और जो बाकी एनर्जी रह गई वो उसने उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसने उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। यानी अगर आपने इसको एनर्जी दिया लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो ये निकलेगा ही नहीं, आपने इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी दी तो ये निकल जाएगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। और ये सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था भाई, कल कराया था इसलिए याद भी है मेरे को। और तीसरा, अगर आपने इसको एनर्जी दी ये निकला भी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है इसकी, इसका मतलब जो आपकी गिवन एनर्जी थी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा थी, और जो रह गई थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद वो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में काम आ गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से आपका पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यानी फोटोन की बात करी, इसमें बस सिर्फ ये जो इक्वेशन दे रखा है ना ये मैं आपको समझाता हूं। आइंस्टाइन ने क्या बोला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया पूरा बहुत अच्छे से। तो इन्होंने बोला सर जो गिवन एनर्जी है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स के काम आ रही है। राइट बच्चा पार्टी, यहां से अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्स की बात करते हो आप तो वो आ जाएगा भैया एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। सर ऑलरेडी मैंने आपको पीछे पेज पे बता रखा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो ईवी नॉट के बराबर है। वो किसके बराबर है? ईवी नॉट के बराबर है। तो इसका मतलब ईवी नॉट जो होगा वो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसका मतलब सर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो एच बाई ई न्यू माइनस वर्क फंक्शन बाई ई होगा। अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये ऐसा ग्राफ नहीं आ रहा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर स्लोप है ये h बाई ई, जहां पर y एक्सिस पर ये है, x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है, जहां पर y एक्सिस पर ये है, x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है, और ये आपका इंटरसेप्ट है जो कि नेगेटिव y एक्सिस पर होगा वर्क फंक्शन बाय इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा वो ग्राफ जिसको हम यहां पर बना रहे हैं। मैं आपके लिए दोबारा से ये ग्राफ बना लेता हूं। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, कुछ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो चाहिए यानी न्यू नॉट, ठीक है ना, उससे नीचे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं। उसके बाद आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ेगा, या यूं कहिए जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ये रहा मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या था भैया, वाई एक्सिस पे क्या था, वी नॉट। भैया ऐसा ही तो था, ऐसा ही तो था, वी नॉट बराबर एच बाई ई इंटू न्यू माइनस वर्क फंक्शन बाई ई, यही तो था इक्वेशन पिछले वाले पेज से। ये रहा एच बाई ई न्यू माइनस वर्क फंक्शन बाई ई, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया वी नॉट, राइट है जी। और ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे नीचे आएगा नहीं।
और जैसे 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 आप स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब जैसे जैसे आप उसका पोटेंशियल कम करोगे वैसे 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 उसका करंट फिर जीरो हो जाएगा। तो ये रहा वो नेगेटिव इंटरसेप्ट माइनस W0/E, और ये रहेगा उसका स्लोप, ये रहेगा उसका स्लोप। अगर आप कहीं से भी निकाल लोगे थीटा तो स्लोप क्या रहेगा भैया, स्लोप क्या रहेगा भैया, H/E। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है जहां से हम प्लैंक्स कांस्टेंट को भी डिटरमाइन करते हैं, एच को भी निकालते हैं यहां से। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ग्राफ का जो स्लोप है वो H/E दे रहा है। अगर आप स्लोप निकाल लोगे, H की वैल्यू, E की वैल्यू आपके पास पता है तो H की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। यानी H इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू E, क्योंकि स्लोप क्या होता है भैया, tan थीटा के बराबर होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा ही हो गया भैया, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? बिल्कुल बच्चे, हाँ। अगर आप देखोगे तो इसके बाद देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे, बट हम क्योंकि इसको आधे घंटे में ही खत्म कर रहे हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस नहीं कर रहे। अगला जो आता है, जो एक वेरी लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यानी डी ब्रॉगली वेव्स, यानी डी ब्रॉगली वेव्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी तक फाइट क्या करी जा रही थी, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब ही क्या था, बेसिकली वही था कि लाइट के दो नेचर है। यानी कोई तो कह रहा था कि पार्टिकल नेचर, जैसे न्यूटन भैया कह रहे थे पार्टिकल, हाइजन कह रहे थे वेव, फिर उसके बाद प्लैंक कह रहे थे पार्टिकल, फिर उसके बाद मैक्सवेल कह रहे थे वेव। समझ नहीं आ रहा था पार्टिकल है कि वेव है, पार्टिकल है कि वेव है। तो वहीं पर डी ब्रॉगली अंकल आए। अच्छा, ये जो डी ब्रॉगली है ना, इनका साइंस के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये ह्यूमैनिटीज वाले बालक है। मतलब आप ये समझ लीजिए ह्यूमैनिटीज के होते हुए भी उनको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, क्योंकि ये कुछ पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते जब इनके सामने किताब आई कि लाइट जो है वो किस नेचर का है, तो इनको बड़ा इंटरेस्ट सा जागा। अरे भाई, बड़े बेवकूफ लोग हैं यार, बता ही नहीं पा रहे ये क्या है, आइए हम देखते हैं जरा। तो जैसे ही ये देखने लग गए तो इन्होंने सबको बिठा के बोला, भैया ऐसा है, काहे लड़ रहे हो बे, लाइट ना तो पार्टिकल नेचर है ना ही वेव नेचर है। अब सब कह रहे हैं ये अजीब नमूना निकल आया, ना साइंस का इसको कोई लेना देना, अब ये कह रहे हैं ना तो पार्टिकल नेचर ना वेव नेचर। मतलब कोई कुछ भी आके बोल जाएगा, मंदिर का घंटा थोड़ी है कोई भी आके बजा जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा भैया देखिए हम आपको समझाते हैं। इनकी हाइपोथेसिस थी, लेकिन वो हाइपोथेसिस दूर ही नहीं हुई। इन्होंने कहा सर कोई भी अगर पार्टिकल मोशन में है तो वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करेगा। और जैसे ही इन्होंने ये बात बोली तो भैया जो वेव नेचर वाले थे वो तो खुश, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली इन्होंने अब आगे क्या समझाया वो समझना। इन्होंने कहा सर E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, मास एनर्जी रिलेशनशिप, राइट? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यानी मास और एनर्जी में कंप्लीट रिलेशनशिप है। तो इन्होंने एक चीज कही हमसे, क्या? कि सर नेचर को सिमेट्री पसंद है, नेचर को सिमेट्री पसंद है। इन्होंने यहां पर हमसे बोला कि सिमेट्री जो है ना, वो रेडिएशन जो है वो ड्यूअल नेचर की है। यानी सिमेट्री को देखते हुए डी ब्रॉगली ने ऐसा प्रेडिक्ट किया कि जो हमारी मैटर है वो भी ड्यूअल नेचर का होता होगा। जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब है, ये आपका मास पॉइंट्स की तरह बिहेव तो कर रहे हैं, हमें दिखता भी है, लेकिन ये वेव नेचर भी एग्जिबिट करेंगे। तो इन्होंने कहा जब ये चलेंगे तो ये वेव नेचर एग्जिबिट करेंगे। मास पॉइंट तो अपने को पता ही है, ठीक है ना। और ये जो है ना, चार्ज से इसका कोई लेना देना है नहीं इन वेव्स का, तो इसलिए इसको मैटर वेव भी बोला गया। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि सर अगर आप ध्यान से देखेंगे, सर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने एक इक्वेशन दी, P बराबर H/λ। इन्होंने कहा सर जो मटेरियल पार्टिकल है मोशन में वो वेव्स लाइक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है और उसका कुछ वेवलेंथ है, लेकिन उसका कुछ मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम से पता चला कि वो पार्टिकल नेचर का है, वेव से पता चला कि भैया वो वेव नेचर का है। तो दोनों को कंबाइन करके बताया इन्होंने कहा सर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो E बराबर एच न्यू होता है और वहीं पर E बराबर mc स्क्वायर भी होता है। और जब मैं दोनों को रिलेट करता हूं, एच न्यू बराबर mc स्क्वायर, C बराबर न्यू लैम्डा होता है, तो सर न्यू इज C बाय लैम्डा, तो hc बाय लैम्डा बराबर mc स्क्वायर, C से C कट गया तो लैम्डा बराबर h बाय mc, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, तो लैम्डा बराबर h बाई p या फिर p बराबर h बाई लैम्डा। बात तो एक ही है और यही है भैया ड्यूअल नेचर की जो एक इक्वेशन है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं इसको, h बाई mv या h बाई p। बात समझ में आ रही? तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ थी, ठीक है ना। यही से अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या बोला कि सर अगर आप ध्यान से देखोगे इलेक्ट्रॉन को जब आप एनर्जी दे रहे हो तो कुछ थ्रेशोल्ड एनर्जी में काम आई, कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में काम आई। तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी भैया?
हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, एक काम करो, इसको m से मल्टीप्लाई करो, m से डिवाइड करो, तो ये मिला m स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m। भैया m स्क्वायर वी स्क्वायर मानी p स्क्वायर बाई 2m, यानी अगर आप देखोगे तो p स्क्वायर बराबर 2mk हो गया, यानी p बराबर अंडर रूट ऑफ 2mk हो गया, यानी जो उस पार्टिकल का मोमेंटम होगा वो कितना होगा भैया, वो होगा 2 रूट mk। और वहीं पर काइनेटिक एनर्जी को आपने QV भी बोला था, तो यहां पर चार्ज E है तो EV भी मिल गया काइनेटिक एनर्जी, चाहे EV नॉट बोल लो, तो आप यहां पर मोमेंटम को रूट 2m EV नॉट भी बोलते हैं, रूट 2m EV नॉट भी बोलते हैं। और क्योंकि लैम्डा इज h बाई पी, क्योंकि लैम्डा इज h बाई पी, तो लैम्डा इज h बाई रूट 2m EV नॉट। बात समझ में आ रही है? और जब वैल्यूज डली तो अपने को मिला सर लैम्डा बराबर 12.3 बाई रूट वी एंगस्ट्रम। सर लैम्डा बराबर 12.3 बाई रूट वी एंगस्ट्रम। एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये आप सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी बात। लैम्डा क्या है? 12.3 बाई रूट वी एंगस्ट्रम है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहां तक की कहानी क्लियर है भैया? ठीक है ना? तो यहां से आपका एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसी के साथ हम अपने इस चैप्टर को करते हैं खत्म। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि हम डिटेल्ड में भी कर चुके हैं ये चैप्टर, और अभी ये आधे घंटे की जो सीरीज है इसको खत्म करनी थी, तो ये 11वां चैप्टर भी हमने निपटा दिया। अब बस इस सीरीज को खत्म करने के हम बहुत पास है, यानी 12वां 13वां और 14वां, यानी 3 चैप्टर हमारे पेंडिंग है, वो भी बड़ी जल्दी आपके पास आ जाएंगे। रात को सैंपल पेपर वाले सेशन में मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे आप ही के अगले सेशन में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी। चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और पढ़ाई करना मत भूलिए, क्योंकि ये जो टाइम है इस समय पे ही आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे आप की अगली क्लास में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद, बाय बच्चों।